दोस्तों नमस्कार। इजराइल ने ईरान पर इसलिए आक्रमण किया था कि एक तो उसको न्यूक्लियर हथियार बनाने की जो क्षमता है उसको तबाह किया जाए और दूसरा वहां पे जो सत्तारूढ़ मुस्लिम कट्टरपंथी हैं उनको हटाया जाए। एक तरफ सत्ता परिवर्तन और दूसरा एटॉमिक बॉम्ब को बनाने की क्षमता को खत्म करना। ये दो मुद्दों को लेकर इजराइल ने ईरान पर आक्रमण किया। अमेरिका ने पूरा साथ दिया, लेकिन 10 दिन के अंदर ही अचानक रातों रात ट्रंप साहब को सीज फायर की घोषणा क्यों करनी पड़ी कि तुरंत युद्ध विराम करो और कल सुबह से कोई एक दूसरे पे हथियार नहीं चलाएगा। अचानक ये पलटने का क्या कारण था, इसको समझना जरूरी है। और इसको समझने के लिए आपको ट्रंप साहब के काम करने के तरीके को भी समझना होगा। इस पूरी चीज का एनालिसिस मैं आपके सामने रखूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपके लिए लेके आया हूं। मैं इस बात की पूरी कोशिश करता हूं कि आपको वो इंफॉर्मेशन मिले जो आपको किसी और चैनल पे या एनालिस्ट के द्वारा नहीं मिल रही है, और हर आंकड़ा प्रूफ के साथ, रेफरेंस के साथ, डेटा के साथ है। इस बात को आपको समझना होगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर भी करिए। दोस्तों, ट्रंप साहब एक व्यापारी है, आप दुकानदार भी बोल सकते हैं, और उनका जो फेवरेट खेल है वो है गोल्फ। इससे उनकी मानसिकता के बारे में पता लगता है कि जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है, वो कंफर्ट में है, वो अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, ज्यादा पसीना बहाने की उनको आदत नहीं है। वो शतरंज के खिलाड़ी नहीं है, इसलिए वो लंबी भी सोच नहीं रखते हैं। उनको अगला जो खड्डा है जिसमें बॉल डालनी है, बस वहीं तक दिखाई देता है। ये उनकी पर्सनैलिटी है। उस पर्सनैलिटी का असर हमने देखा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। एक दिन पहले अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ये बोल रहा था ये भारत पाकिस्तान के बीच का झगड़ा है, हमको इससे क्या लेना देना। जैसे ही भारत की ब्रह्मोस पाकिस्तान के मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स और एयरपोर्ट्स पे पड़ी, रातों रात दौड़ के सीज फायर कराया गया, क्योंकि वहां पे अमेरिकन हित छुपे हुए थे जिसको वो ओपनली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब जैसे ही अमेरिकन हितों पे चोट पड़ी, लगा कि फजीयत हो जाएगी, तुरंत भारत को कहा कि भैया सीज फायर करो। पाकिस्तान को धमकाया, डराया कि हम आपको लॉलीपॉप दे देंगे, आप सीज फायर करो, झगड़े को आगे मत बढ़ाओ। यही स्थिति ईरान इजराइल युद्ध के सामने निकल के आ रही है। बहुत लोग कह रहे थे कि ईरान के ऊपर बम गिराए, सब तबाह हो गया। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, आप मेरे पुराने वीडियोस उठा के देख लीजिए कि जिस तरह के बंकर ईरान ने बनाए हैं, जिस तरह से पहाड़ों के अंदर उन्होंने काम किया है, ईरान को अंडर एस्टिमेट मत करो। वो भी देख रहा है 20 साल से कि अमेरिका और इजराइल क्या कर रहे हैं। बार बार उनको धमकाया जा रहा है और बार बार ये कहा जा रहा है कि हम आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम को तोड़ देंगे। इतनी सारी धमकियों के बाद भी अगर ईरान ने अपने आप को सचेत नहीं किया और ढंग से प्लानिंग नहीं करी, तो ईरान से बड़ा मूर्ख कोई हो नहीं सकता था। फिर उनके पास रशिया का भी अंडरस्टैंडिंग है, उनके पास चाइना का भी सपोर्ट है, भारत के भी फौजी लोगों से उन्होंने डिस्कस किया होगा, इंटरनेशनल डेवलपमेंट को समझा होगा और फिर रणनीति बनाई होगी। ये सब रणनीति बनाने के बाद क्या हुआ, इसको भी जरा हमें समझना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, जब तक इजराइल युद्ध जीत रहा था अमेरिका को कोई टेंशन नहीं था। लेकिन जैसे ही पलटवार हुआ, ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गई और इजराइल में हालत खराब हुई, तो ट्रंप की नींद उड़ गई। तुरंत सीज फायर कराया गया। अब इजराइल में कितना नुकसान हुआ, इसके ऊपर इजराइल की सरकार ने बैन लगा दिया कि साहब इस तरह की खबर आप नहीं छापेंगे। लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है, अगर इजराइल के जासूस ईरान में हैं तो ईरान के लोग, बाकी मीडिया के लोग भी हैं जो इनफॉर्मल वे में अलग अलग फोरम्स में, मेन लाइन मीडिया में कुछ नहीं आता है आजकल। आप यूरोप का मेन लाइन मीडिया उठा लीजिए, अमेरिका का मेन लाइन मीडिया उठा लीजिए, इंडिया का मेन लाइन मीडिया उठा लीजिए, जो सत्तारूढ़ दल होता है, जो वो कहता है मेन लाइन मीडिया वही करता है, सच्चाई नहीं दिखाता है। इसीलिए आपको पर्दे के पीछे जाके देखना पड़ता है कि सच्चाई क्या है, और वही एनालिसिस मैं आपके लिए लेके आया हूं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी।
आईडीएफ इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कहा हमारी जो इंटरसेप्शन रेट है, मतलब जो ईरान की तरफ से हमला होगा या कोई भी हमला करेगा, हमारा 90% प्लस जो है वो हम ब्लास्ट जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उसको हम रोक लेंगे। क्रूज मिसाइल्स को हम 95% से ज्यादा में रोक लेंगे और ड्रोन जो है बचा हुआ अगर कोई आता है तो 99% मिसाइलों को हम रोक लेंगे। इसका मतलब आपको एरो सिस्टम, स्लिंग सिस्टम और ड्रोन जो आपके शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं जिसको आयरन डोम बोला जाता है, वो सब चीजें कुल मिला के इजराइल को हमने सेफ बना दिया है। ये था दावा इजराइल का। और आपने भी सुना होगा कि आयरन डोम दुनिया का सबसे पावरफुल डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन जब ईरान की तरफ से हमला हुआ और जब वहां पे तबाही होने लगी तो अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का असेसमेंट क्या था कि जो उनकी एरो मिसाइल्स हैं वो सिर्फ 50 से 60% सक्सेसफुल हैं और जो क्रूज मिसाइल्स को रोकने का है वो 70 से 80 और जो ड्रोन रोकने का है मैक्सिमम 90%। हम ये मान लेते हैं कि चलिए 90% तक सारी मिसाइलें रुक गई, 10% तो पेनिट्रेट करेंगी। और अगर मान लीजिए ईरान ने रात को 500 मिसाइलें छोड़ी और उसमें से 10% का मतलब क्या हुआ, 50 मिसाइलें। 50 मिसाइलें अगर इजराइल पे गिरेंगी तो क्या होगा, ये आंकड़े मैं आपके सामने लेके आया हूं। ईरान का ये कहना था सारी टारगेट पे रीची, ज्यादातर पहुंची और बहुत ज्यादा जो उन्होंने किया था वो सब तबाह हो गया, तो ये उनके क्लेम थे। जो प्राइवेट एक जिसको कह सकते हैं थिंक टैंक है, जो जेम्स मैगजीन भी निकालते हैं, उनका ये कहना है कि मैक्सिमम सक्सेस जो रेट है वो 95% है अलग अलग लेवल पे। इसका मतलब 5% तो फिर भी कम से कम 25 मिसाइलें तो फिर भी इजराइल में गिरी होंगी अगर 500 छोड़ी गई हैं। अब अगर गिरी हैं तो कहां कहां गिरी हैं इसको देख लेते हैं। जो ईरान ने मिलिट्री टारगेट हिट किए इजराइल में, जो तेल अवीव में उन्होंने जो आईडीएफ हेडक्वार्टर था उसको उड़ाया, इसी तरह से जो मोसाद का हेडक्वार्टर था उसको गिराया। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो अमेरिका का पेंटागन है उसको गिराया, जो वहां एफबीआई का हेड ऑफिस है उसको गिराया, सीआईए के ऑफिस को गिराया। कुल मिला के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे अटैक हुआ। कुल मिला के जितने इंपॉर्टेंट स्टैब्लिशमेंट्स थे, मिलिट्री इंटेलिजेंस स्कूल जो बिल्डिंग डिस्ट्रॉयड बाय 4 मिसाइल्स, की इंटेलिजेंस एंड लॉजिस्टिक्स हब, पुअर इंटरसेप्शन आउटकम। आप इंटरसेप्ट नहीं कर पाए इसलिए आपका मिलिट्री हेडक्वार्टर भी गया और मोसाद का हेड ऑफिस भी गया। ये तो डायरेक्ट नुकसान ईरान की मिसाइल से इजराइल में हुए। गवर्नमेंट टारगेट क्या थे, इंटीरियर मिनिस्ट्री जो हाई राइज टावर था जिसमें मिनिस्ट्री थी वो पूरा सिस्टम उन्होंने तोड़ दिया। और जो कोलेटरल डैमेज था अल जरीन मॉस्क का, जहां पे रिलीजियस कल्चर हेरिटेज साइट था, उसको उन्होंने तोड़ा। यूएस के अपने जो टारगेट थे एम्बेसीज जो तेल अवीव और एरबिल में थी, उनके ऊपर भी ईरान का हमला हुआ। इसके अलावा एक हॉस्पिटल जो मेन हॉस्पिटल था सदर्न इजराइल में, उस पर डैमेज हुआ। क्रिटिकल सर्विसेज के अलावा बाकी सारी सर्विसेज उनको बंद करनी पड़ी। ये भी हालात हमने देखे। जो इजराइल का सबसे इंपॉर्टेंट रिसर्च सेंटर था वो तबाह हुआ। अगर हम देखें उसकी फोटो आई, पूरी तरह से वो बिल्डिंग तबाह थी। और फिर जो नेगेव टेक्नोलॉजी पार्क था जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस लिंक जितने काम होते थे, वहां पे अटैक हुआ, वहां की बिल्डिंगें भी तबाह हुई। ऑयल रिफाइनरीज, दो बड़ी रिफाइनरीज हैं इजराइल में, दोनों पे बम गिरे। वैजान ऑयल रिफाइनरी, ये पूरा उन्होंने तबाह किया। फिर जो हाइफा का पावर प्लांट था वो तबाह हुआ। एस्कॉल में पावर प्लांट था वो तबाह हुआ। और साथ में जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज थी, पब्लिक यूटिलिटी थी, वो तबाह हुई। दोनों पोर्ट जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं उन पे बमबारी हुई। कहने का मतलब यह है कि दोनों रिफाइनरी पे बम गिरे, दोनों पोर्ट्स पे बम गिरे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे बम गिरे, होम मिनिस्ट्री पे बम गिरे, डिफेंस मिनिस्ट्री पे बम गिरे, इंटेलिजेंस एजेंसीज पे बम गिरे, टेक्नोलॉजी पार्क पे बम गिरे, R&D सेंटर्स पे बम गिरे। ये तो थे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर थे। अब अगर हम देखें तो सिविल लोकेशंस, अगर आप लाइन से देखें तो एक नहीं करीब 18 लोकेशंस पे ये अटैक हुआ है। और इसका खामियाजा क्या हुआ,
आप अगर इजराइल की रिपोर्ट उठा के देखें तो करीब 70,000 लोगों ने इंश्योरेंस क्लेम फाइल किए हैं जिनके घर डैमेज हुए। 70,000 फैमिलीज, इसका मतलब 70,000 घर तो डैमेज हुए। और इजराइल सरकार ने कहा है कि आप ऑनलाइन सारा इंफॉर्मेशन डालिए, हम तुरंत आपको $10,000 के आसपास तुरंत अमाउंट ट्रांसफर करते हैं ताकि आप रिपेयरिंग कराना शुरू कर सकें। कहने का मतलब ये है कि जो चोट हुई है वो काफी गंभीर हुई है। अगर ये लड़ाई लंबी चलती तो क्या होता, आप सोचिए। अगर हम डायरेक्ट कॉस्ट की बात करें तो जो इजराइल ने 13 और 14 की रात को जो अटैक किया था उसका खर्चा, करीब एक रात का खर्चा $2 बिलियन था। जब इजराइल ने यह कहा था कि हमने 200 हवाई जहाज उड़ाए और भेजे, तब $2 बिलियन, 1.5 से $2 बिलियन का खर्चा एक रात में हुआ। फिर एयर स्ट्राइक और ईरानियन टारगेट लगातार जो वो करते रहे, $1.5 बिलियन का खर्चा। नेवल और साइबर ऑपरेशन जो उन्होंने किए उसका $500 मिलियन का खर्चा। और जो पूरी सिस्टम को मोबिलाइज किया गया, मोबिलाइजेशन, क्योंकि खड़े खड़े तो फौजी काम नहीं करेंगे, लॉजिस्टिक्स के खर्चे हैं, मोबिलाइजेशन के हैं, $1 बिलियन। तो करीब $4 से $5 बिलियन का खर्चा 10 दिन में हो गया। ये तो डायरेक्ट मिलिट्री कॉस्ट थी। आप अगर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर की देखते हैं, जो इजराइल के ऊपर जो हमला हुआ ईरान से, उसमें भी करीब $1 बिलियन के आसपास का खर्चा हुआ है। कोलेट्रल डैमेज जो अर्बन एरिया में हुआ $200 मिलियन के आसपास हुआ है। ऑयल और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स जो हुए हैं, जिसको माइनर वो बोल रहे हैं, ये करीब $400 मिलियन हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं माइनर डिसरप्शन है। और टोटल डैमेज जो है वो करीब $1.5 बिलियन के आसपास है। इसके साथ अगर हम इकोनॉमिक लॉस देखते हैं तो टूरिज्म और एयर ट्रैवल, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल बंद हो गया, लोगों ने आना बंद कर दिया, होटल की बुकिंग बंद, रेस्टोरेंट्स बंद, वर्चुअली वहां की जो पॉपुलेशन थी काफी हद तक वो माइग्रेट कर गई। और सबसे बड़ा चैलेंज इजराइल के लिए अब ये हो गया कि जो वहां पे यूथ था, टैलेंटेड यूथ था, वो माइग्रेट करके दूसरे देशों में चले गए। क्या वो वापस आएंगे काम करने? ये अपने आप में, जिसको कहते हैं स्किल्ड मैन पावर जो माइग्रेट हुई है, ये एक अलग चैलेंज है जो आने वाले दिनों में पता लगेगा उसका इंपैक्ट कितना है। $800 मिलियन का असर ये हुआ। स्टॉक मार्केट जो क्रैश हुआ, शॉर्ट टर्म ही मान लें तो वो करीब $2 बिलियन के आसपास वो नुकसान हुआ। इंश्योरेंस एंड वॉर रिस्क प्रीमियम, ये $500 मिलियन और बढ़ गया। और फिर प्रोडक्शन डिसरप्शन, जो भी काम होता था फैक्ट्रियों में वो काम रुका, वो $500 मिलियन का वो काम एस्टिमेट है। टोटल इकोनॉमिक लॉस जो ऑन पेपर अभी तक जो एस्टिमेट हुआ है वो करीब $4 बिलियन के आसपास है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों? चोट गंभीर पड़ी है। इसीलिए इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका से करीब $20 बिलियन की हेल्प मांगी है, फाइनेंशियल एड फॉर रीबिल्डिंग ऑफ इजराइल एंड इट्स कैपेबिलिटीज। अब ये तो थी, जिसको आप कह सकते हैं कि पैसों में जिसको आप नाप सकते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए एक और सबसे बड़ी सिरदर्दी थी कि और जो इसका इनडायरेक्ट नुकसान होगा वो और भी घातक है। इसका मतलब ये है कि जो एरो मिसाइल सिस्टम है उसकी जो वल्नरेबिलिटी है वो एक्सपोज हो गई है। जिसको अमेरिका बोलता था दुनिया का सबसे अच्छा डिफेंस, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसकी कमजोरियां जग जाहिर हो गई हैं। अब अमेरिका को यह समझ में आ गया कि यहां तो पोल खुल गई। अभी तक जो हम बोल रहे थे दुनिया की सबसे अच्छी मिसाइल सिस्टम है, जिसको हम अरबों डॉलर में बेचते थे, अब उसका ग्राहक भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक तो वो महंगा है और दूसरा काम भी नहीं कर रहा है। तो कौन खरीदेगा? तो एक अमेरिका का सबसे बड़ा टेंशन ये खड़ा हो गया। फिर डिटरेंस गैप जो है वो समझ में आ गया कि एयर डिफेंस जो सिस्टम है वो, उसमें भी गैप्स हैं और उसको किस तरह से ईरान ने भुनाया है। पहले उन्होंने सस्ते ड्रोन भेजे और बाद में हैवी मिसाइल्स भेजी। इसका मतलब कि आपने 1 लाख रुपए के ड्रोन को मार गिराने के लिए आपने 1 करोड़ रुपए की मिसाइल छोड़ी। क्या ये लॉजिकल है? तो आपका जो मिसाइलों का जखीरा था उसको भी ईरान ने एग्जॉस्ट कर दिया, क्योंकि जो छोटे हथियार थे, जो ड्रोन्स थे, उन पे छोटे बम होते हैं, कम नुकसान करते हैं, लेकिन उनको गिराने के लिए भी आपको वही मिसाइल छोड़नी पड़ती है जो आपको बड़ी मिसाइल को गिराने के लिए। तो बड़ी टैक्टफुल तरीके से ईरान ने इजराइल को, जो उनका डिफेंस सिस्टम था, उसको एग्जॉस्ट किया। जो रीजनल डिप्लोमेसी है, इजराइल ईरान डील जो हो रही थी, जिसको लेकर आगे बढ़ने की बात हो रही थी, उस पर प्रतिबंध लग गया एक हिसाब से।
क्योंकि अब मुस्लिम वर्ल्ड ने कह दिया कि भैया इजराइल के साथ तो हम काम नहीं करेंगे। अब जो चीजें पिछले 10-15 साल में मेहनत करके एक लेवल तक लेके आए थे, अब फिर वहां पे एक सेटबैक हो गया। और जो जॉर्डन है उसने भी अपना जो वहां पे राजदूत है उसको बुला लिया कि आप इस तरह से कैसे काम कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूएस इसराइल में जो फ्रिक्शन है ये बढ़ा, क्योंकि इसराइल चाहता था लड़ाई जारी रखना। अमेरिका को पता है कि जो भी खर्चा होगा वो सारा अमेरिका को उठाना पड़ेगा। अब नेतन्याहू साहब तो चाहते थे कि लड़ाई जारी रहे, बिल कौन भरेगा। अमेरिका ने हाथ खींच लिए, क्योंकि यूक्रेन अभी संभल नहीं रहा। एक और पंगा शुरू हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, और दोनों एक्सपेंसिव लड़ाइयां हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप इस लड़ाई को रोकिए। ट्रंप साहब का कहना यह था, नेतन्याहू साहब नहीं माने, तो आपस में भी थोड़ा सा फ्रिक्शन है, अल्टीमेटली सीज फायर करवाना पड़ा। और जो ओवरऑल ग्लोबल इमेज थी कि साहब इसराइल को कोई रोक नहीं सकता, अमेरिका के हथियार दुनिया में सबसे अच्छे हैं, ये भी जो इमेज थी ये भी अब डाउटफुल कैटेगरी में आ गई है। इसीलिए अब इसको रिपेयर करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हमेशा ये कहा जाता था कि 6-7 दिन के अंदर आसपास के सारे अरब देशों से लड़ाई जीती थी। 67 की अगर हम बात करें तो वो जो लड़ाई थी इसराइल ने जो जीती थी वो इतिहास था। अब इवन अरब देशों ने अपने यहाँ पे भी जो सिस्टम बना लिए वो इंपॉर्टेंट हो गए। और सबसे बड़ी बात, ईरान ने यह भी बता दिया कि अमेरिका आपको बचा नहीं सकता। तो चाहे सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, कुवैत हो, बहरीन हो, ओमान हो, बाकी जो देश हैं, अब उनको भी ये समझ में आ गया कि एयर डिफेंस सिस्टम से काम नहीं चलेगा। अगर लड़ाई हुई और उनके यहाँ मिसाइल और बम गिरने लगे तो तबाही उनके यहाँ भी होगी। इसलिए वो देश भी अब अमेरिका से थोड़ा संभल के दोस्ती करेंगे, या उतना खुल के ईरान के अगेंस्ट नहीं बोलेंगे जो अभी तक वो बोलते थे। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, टोटल 10 से 15 बिलियन डॉलर का तो कैश लॉस हुआ है, जिसको हम कह सकते हैं इसराइल में नुकसान हुआ है। हथियारों का, बिल्डिंगों का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, व्यापार का, वो करीब 10 से 20 बिलियन डॉलर के आसपास है। और जो बाकी नुकसान हुआ है, जिससे अमेरिका और इसराइल की फजीयत हुई है, इसको आप भरपाई कैसे करेंगे? जैसे कहते हैं ना, गुडविल लॉस बिजनेस में, एक बार इमेज खराब हो जाए तो रीबिल्ड करने में बहुत मेहनत लगती है। आज पूरी दुनिया में यही चल रहा है कि अमेरिका ने जो इतने बड़े बड़े बम गिराए वो बेकार गए, इसराइल ने जो बम गिराए वो बेकार गए, क्योंकि ना तो आप न्यूक्लियर प्रोग्राम को कुछ बिगाड़ पाए, ना आप रिजीम चेंज कर पाए, मजबूरी में आपको सीज फायर करना पड़ा। अब ट्रंप साहब इस बात से तिल मिलाए हुए हैं, इसीलिए तुरंत उन्होंने फिर पूरा फोकस कर दिया ट्रेड को लेकर, टैरिफ को लेकर। अब जो छोटे छोटे देश हैं वो उनको धमकाएंगे टैरिफ को लेकर। अब देखते ये हैं कि आने वाले दिनों में कितने लोग ट्रंप को सीरियसली लेते हैं, और मिडिल ईस्ट में इसराइल को लेकर किस तरह से दोबारा रणनीति बनती है, ये तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। इसीलिए दोस्तों, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, जहां पे लगा ट्रंप को कि अब अमेरिका के हितों पे चोट पड़ रही है, दौड़ के सीज फायर कराया। और यही हाल इसराइल और अमेरिका ने जब ईरान की तरफ से जो मार पड़ी, जब उनको लगा कि ये कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी, संभालना मुश्किल हो जाएगा, तो उन्होंने कहा तुरंत सीज फायर करो। ये है ट्रंप साहब। और ये चीज हमने टैरिफ में भी देखी, चाइना को धमकाते रहे, लेकिन जैसे ही चाइना ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स रोके, ट्रंप साहब लाइन पे आ गए, एग्रीमेंट साइन कर लिया। तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए दोस्तों कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। इसलिए ये भारत की जरूरत है कि हम अपने मेक इन इंडिया को सुधारें, क्योंकि जब भारत ताकतवर होगा तो सारी दुनिया इज्जत करेगी और तरीके से बात करेगी। इसीलिए हमें अपने देश में, चाहे वो हम किसी भी क्षेत्र में हों, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लिए हम क्या कर रहे हैं सोचना होगा। लेकिन जो लोग, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इस देश की प्रोग्रेस में बाधक हैं, घटिया माल बनाते हैं, खराब माल बनाते हैं, रिश्वत लेके भारत की डेवलपमेंट को रोकते हैं, वो सब इस देश से गद्दारी कर रहे हैं। कहने को वो किसी भी ओहदे पे हों, देश में किसी भी व्हाइट कॉलर के लोग हों, लेकिन अगर उनकी नीयत देश के हित में नहीं है और उनकी हरकतें देश विरोधी हैं, समाज विरोधी हैं, तो आप उनको क्या कहोगे? तो स्टेटस पे मत जाइए,
उनके कर्मों को देखिए और निर्णय करिए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।